एनर्जी रिसोर्सेज, दो टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। पहला रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल और बायोमास, बायोफ्यूल, ये सब जो भी हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी आते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं जैसे गैस, पेट्रोलियम, ऑयल। और नॉन फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो उसमें न्यूक्लियर मटेरियल आते हैं जैसे यूरेनियम एंड थोरियम। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कम फ्रॉम सोर्सेज दैट रीजनरेट as fast as they are considered and are continuously available, which can be renewed by nature again and again, and their supply is not affected by rate of their consumption are called renewable energy resources। और ये environment friendly होते हैं और ये पोटेंशियल रखते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को रिप्लेस करने का। अब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं और ये डिप्लीट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें थर्मल प्लांट्स की तो वो कोल, ऑयल, गैस पे ही ऑपरेट करता है और बेसिकली हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती है। इसमें से एक होता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो होता है जो टाइड्स से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। टाइड्स वो होते हैं जो सी वाटर लेवल में फॉल एंड राइज होता है, उसको हम टाइड्स बोलते हैं। सन और मून के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जो सी वाटर लेवल में राइज फॉल होता है उसको हम टाइड्स बोलते हैं। वहाँ से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन सरफेस वाटर ऑफ ओशियन एंड डेप्थ ऑफ ओशियन। तो जो सरफेस वाटर होता है सी का और जो डेप्थ में सी वाटर होता है, उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उससे हम ओशियन थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वेव एनर्जी की हम बात करें तो जो एंडलेस मोशन ऑफ सी सरफेस होता है उसको वेव कहते हैं और वहाँ से जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है उसको वेव एनर्जी कहते हैं। और जियो थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो जियो थर्मल एनर्जी इज नेचुरली अकरिंग थर्मल एनर्जी फाउंड विदिन रॉक फॉर्मेशन एंड लिक्विड हेल्ड इन दैट रॉक फॉर्मेशन। मतलब जो हमारा अर्थ के अंदर रॉक फॉर्मेशन होता है तो वहाँ जिससे जो हीट के थ्रू हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जो हमारा अर्थ है वो ग्रेट रिजर्वॉयर है हीट का और हम वहाँ से हम जियो थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्थ के जो इंटीरियर होता है उसमें क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोर का होता है और जो ये टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर, वहाँ से जो एनर्जी हमें ऑप्शन होती है उसे जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करें तो बायोमास refers to solid carbonaceous material derived from plants and animals। तो जो बायोमास है वो ऑर्गेनिक मैटर है और वो समय के साथ अपने आप को रीजनरेट करता रहता है, इसलिए बायोमास एनर्जी भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। बायोगैस की हम बात करें तो ये भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, डिराइव फ्रॉम कैटल डंग एंड ह्यूमन वेस्ट। यानी जो भी हमारे वेस्ट से प्रोड्यूस होता है उसे हम बायोगैस कहते हैं। बायोफ्यूल्स की हम बात करें तो ये लिक्विड फूड्स होते हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स और कन्वेंशनल फूड प्लांट्स से डिराइव्ड होते हैं। बायोडीजल की तो ये इंजन फ्यूल के रूप में यूज़ होता है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है और प्रोड्यूसेस 80% लेस CO2 एंड 100% लेस SO2 इमिशन। यानी CO2 और SO2 का जो इमिशन होता है वो बायोडीजल में कम होता है। फ्यूल सेल्स की अगर हम बात करें तो फ्यूल सेल्स आर इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली एंड वेरी एफिशिएंटली इनटू
into electricity and heat। तो जो हमारा फ्यूल सेल होता है वो केमिकल है, जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी और हीट के में कन्वर्ट करता है। और जो हाइड्रोजन होता है वो प्राइमरी फ्यूल होता है फ्यूल सेल्स का। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी डिमांड यानी अबाउट 70% इज मेड बाय फॉसिल फ्यूल because of their availability and convenient use. However, fossil fuels, that is petroleum, natural gas and coal, are being depleted rapidly. Also, their combustion produced global temperature rise, pollution, greenhouse effect. तो इन सब का जो हमारा सॉल्यूशन है इन सब ग्लोबल प्रॉब्लम्स का, वो हमारा हाइड्रोजन के थ्रू रिप्लेस करा जा सकता है। जो हाइड्रोजन है वो एक इफ़िशिएंट और क्लीन फ्यूल है और इट हैज़ मिनिमम कार्बन कॉन्टेक्स्ट कंपेयर टू अदर फ्यूल। तो जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल के कारण पॉल्यूशन पे इन्वायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसका एक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन फ्यूल्स, जो एक क्लीन और रिलायबल फ्यूल है और जहाँ पे जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम होता है। एंड हाइड्रोजन हैज प्रूवन टू प्रोवाइड क्लीन, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई एंड हैज पोटेंशियल टू रिप्लेस लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स इन फ्यूचर एंड देयर बाय प्रोवाइड क्लीन एनर्जी सिक्योरिटी टू इंडिया। अब अगर हम हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो हाइड्रो एनर्जी, जिसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोलते हैं, वो मूविंग वाटर से एक्सट्रैक्ट होता है। और जब हम एक फ्री फॉल रिवर को डैम के थ्रू कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो हमारा एनर्जी ऑब्टेंड होता है उसको हम हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं या हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं। और अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और जो टॉप लेवल ऑफ अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रेजेज एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी जो भी फॉसिल फ्यूल से हम यूज़ करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उससे जो हमारे एनवायरनमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है वो मतलब बहुत गंभीर है। तो जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होते हैं ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इसी तरीके से हमारे नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। The energy released by a nuclear reaction, especially by fission or fusion, is known as nuclear energy, and it has ability to produce electricity without greenhouse gas emission। तो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल का ये फ़ायदा होता है कि ये बिना ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन के ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेक यूज़ ऑफ यूरेनियम as fuel and produces huge amount of energy from a small amount of it. Moreover, other radioactive fuel like thorium are also available for power generation, यानी यूरेनियम और थोरियम के थ्रू हम पावर जनरेट कर सकते हैं। उनके स्मॉल अमाउंट से हम बहुत बड़े अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं।